Before watching this video, subscribe our channel, press on bell icon to get more updates. हेलो फ्रेंड्स, आज जिस ड्रग को हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लाइकोपाइरोलेट। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करना ज़रूरी है। ये जो तमाम वीडियोस हैं इसको मैं नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट, जो कि पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2018 में उन्होंने शाया की, उसके मुताबिक बना रहा हूँ। इस ड्रग से पहले हम आइसोफ्लुरेन, सीवोफ्लुरेन, कीटामीन और प्रोपोफिनोल को डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हमारी पांचवी और आखिरी ड्रग होगी जनरल एनेस्थेटिक की। और इनके अलावा दो और मेडिसिनल गैसेस थी जिसके अंदर ऑक्सीजन थी और नाइट्रस ऑक्साइड थी। उन क्योंकि वो ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की नहीं थी, इस वजह से मैंने उन्हें स्किप कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हम डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोपाइरोलेट क्या है और ये इसकी डोजेस क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी काउंटर इंडिकेशन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम आगे चलकर देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर तलहा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। जेनेरिक नेम ग्लाइकोपाइरोलेट और ग्लाइकोपाइरिनम, केमिकल नेम 3-साइक्लोपेंटाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटाइल ऑक्सी 1,1-डाइमिथाइल पायरोलिडियम ब्रोमाइड। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ये जो है ये इसका साइक्लोपेंटाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये इसका फिनाइल एसिटाइल ग्रुप, फिनाइल एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप, ये ऑक्सीजन, और ये इसका जो है डाइमिथाइल पायरोलोडियम ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन, और ये पैरालोडियम ग्रुप। मोलिक्यूलर फॉर्मूला C19H28 BrNO3। इसमें 19 एटम्स कार्बन के हैं, 28 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ब्रोमीन का है, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। मॉलिक्यूलर वेट 398.3 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी एनेस्थेटिक, प्री मेडिकेशन एजेंट, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। डिस्क्रिप्शन: ग्लाइकोपाइरिनम as a bromide salt, glycopyrrolate is a synthetic anticholinergic agent with quaternary ammonium structure, a muscarinic competitive antagonist used as antispasmodic in some disorders of gastrointestinal tract to reduce salivation with some anesthetic. In October 2015, glycopyrrolate was approved by the FDA for the use as a stand-alone treatment for chronic obstructive pulmonary disease as Sibriniol। तो इसमें ये उसने कहा कि जो ग्लाइकोपाइरोलेट है ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, जो कि क्वांटनरी अमोनियम स्ट्रक्चर है इसका, और ये एंटीमस्कुरेनिक और ये मस्कुरेनिक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। और ये 2015 के अंदर इसको FDA ने अप्रूव किया, जो कि अमेरिका के अंदर एक अदारा है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, जो कि इनकी रेगुलेशन करता है मेडिसिन वगैरह की, और इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अप्रूव किया। इसकी अगर हम डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका एक इंजेक्शन होता है 0.2 mg पर ml और एक टैबलेट होती है 1 mg। 2 mg के अंदर भी टैबलेट आते हैं, लेकिन टैबलेट्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है फिलहाल। अभी सिर्फ 0.2 mg पर ml वाले इंजेक्शन अवेलेबल हैं, और टैबलेट 2 mg की भी होती है, 1 mg की भी होती है, और इंजेक्शन होता है 0.2 mg पर ml। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इंजेक्शन अवेलेबल है, टैबलेट ऐसा अवेलेबल नहीं है। फार्माकोलॉजी ये जो है प्री ऑपरेशन से पहले देते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनकी जो स्लाइवरी स्क्रीशंस है और उनके जो ब्रोंकस हैं और जो उनका ट्रैकिया है और उनके जो फेरिंग्स है, जहाँ से हम बहुत बात करते हैं, जो हमारी फूड कैनाल और जो वॉइस कैनाल, जो विंड पाइप होता है, उसके अंदर जो
सिक्रीशंस है वो ना हो, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ना हो, और हमारी कार्डिक वेगल इन जो इनहिबिटरी होते हैं रिफ्लेक्सेस, उनको भी ये उसको भी ये ब्लॉक कर देता है, और ये एनेस्थीसिया की इंडक्शन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर भी काफ़ी सारी सिक्रीशंस आती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कम्पिटेटिवली बाइंड करता है मस्कुरेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे। एसिटाइल कोलिन और इसकी जो होती है कम्पिटेटिव बाइंडिंग होती है। कम्पिटेटिव बाइंडिंग से मुराद ये है कि अगर 10 रिसेप्टर्स हैं और उन 10 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट 20 जोन से हैं वो केमिकल्स या उनके सबस्ट्रेट्स हैं जो उसके ऊपर बाइंड करना चाहते हैं, और अगर इस तरह हम ग्लाइकोपायरोलेट का अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिटाइलकोलिन का अमाउंट कम होगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि ग्लाइकोपायरोलेट उधर जाके बाइंड करेगा, जिसकी जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर सकेगा, और ये जो ड्रग है ग्लाइकोपायरोलेट ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को इनहिबिट कर देगी। इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। और जो ये अगर हम इसकी बात करें आगे, अगर हम इसको देखें तो ये एसिटाइल यही उसने भी यही बात की है कि ये वहां पे जाके बाइंड करता है, और ऑटोनोमिक फैक्टर सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, कार्डिक मसल्स, साइनोआर्टरल नोड्स, वेंट्रोआर्टिकुलर नोड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स to the limited degree in autonomic ganglia. Thus, it diminishes the volume and free acidity of gastric secretions and control excessive pharyngeal, tracheal and bronchial secretions. तो ये जब ये इस तरीके से कॉम्पिटेटिवली वहां पे जाकर बाइंड करता है, तो उससे ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और जो फ्रेंजियल और ट्रैकियल और ब्रोंकल सिक्रीशंस होता है उनको भी इनहिबिट कर देता है, उनको कम कर देता है, उनको डिमिनिश कर देता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 1 मिनट में हो जाता है अगर इसको आईवी दिया जाए, और अगर इसको इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस दिया जाए तो 15 से 30 मिनट में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। जहाँ तक बात की जाए इसकी ड्यूरेशन की, तो 2 to 3 आवर्स पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब है अगर हम इसको थ्रू ब्लड दें तो इसकी वैगल ब्लॉक रहता है, और अगर स्लाइवेशन की बात करें तो 7 आवर्स तक इससे स्लाइवा जो है उसकी इनहिबिशन रहती है। और अगर हम ओवरऑल बॉडी के ऊपर इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की बात करें तो 8 to 12 आवर्स पे इस बॉडी के ऊपर इसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट रहता है, अगर हम इसको पर रूट से दें, यानी कि अगर हम इसको खाएं। और अगर इसकी हम पीक प्लाज्मा टाइम की बात करें तो 30 to 45 मिनट्स। इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक सिंस कम्प्लीटली आयोनाइज। ये जीआईटी ट्रैक से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी काफ़ी रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये क्वांटिनरी अमाइन होते हैं और ये ड्रग जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती सीएनएस के अंदर। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसके मेटाबॉलिज्म के पास हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन इसके काफ़ी सारे सेवरल मेटाबोलाइट्स होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है, इसलिए हमारे पास इसका कोई मेटाबॉलिज्म का डाटा भी मौजूद नहीं है, और इसके मेटाबोलाइट्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसकी जो सी एक्सक्रीशन है मेनली ड्रग जोन सा है मेनली वो अनचेंज रहता है, लेकिन फिर भी ये फीसिस के थ्रू और यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है ड्रग, इसकी बायलरी एलिमिनेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहा कि सेवरल मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो ये जो ड्रग इसका मेटाबोलाइज नहीं हो पाता वो ड्रग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स बना देता है। अब आगे हम इसकी अगर एलिमिनेशन रूट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो जैसे पहले बता चुका हूँ मेनली फीसिस एंड स्लाइडली यूरिन। उसके बाद इसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1.3 to 1.8 लीटर पर केजी इन चाइल्ड्स और 0.2 to 0.262 लीटर पर केजी इन अडल्ट्स। क्लियरेंस के बारे में हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 0.6 to 1.2 आवर्स है, जो कि काफ़ी कम है। इंडिकेशन की बात की जाए तो स्लाइवेशन को इनहिबिट करता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की अदर सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है,
न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट का रिवर्सल भी ये कोर्स करवाता है, और ये पेप्टिक अल्सर के अंदर भी दिया जाता है। फ्रे सिंड्रोम, जिससे जो कि अगर किसी पेशेंट का फेशियल सर्जरी होती है तो उसके पैरोटिड ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव सलाइवेशन होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। ड्रोलिंग के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज होता है, जब आपके मुंह से सलाइवा जो सा बहुत ज़्यादा सक्रीट हो उसे ड्रोलिंग कहते हैं। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज होता है। सर्विस लेवल कैटेगरी सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स के अंदर इसका बेसिकली यूज किया जाता है। डोजेज की बात करी जाए तो प्री ऑपरेटिव रिडक्शन ऑफ स्लाइवा, यानी कि अगर हम ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान इसकी जो स्लाइवा की प्रोडक्शन है उसको कम करना चाहें तो उसके लिए उसको क्या डोज दी जाती है यहाँ पे लिखिए। अगर ऑपरेशन से पहले करना चाहे तो 4 माइक्रोग्राम पर केजी इंट्रामस्कुलर 30 मिनट्स बिफोर सर्जरी, 30 to 60 मिनट, यानी कि हमने 4 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से 30 से 60 मिनट पहले सर्जरी से हमने ये डोज देनी है। और अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन की बात की जाए तो 0.1 mg IV, और हर 2 to 3 मिनट्स बाद इस डोज को रिपीट किया जाता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट रिवर्सल के अंदर भी यूज होता है। 0.2 mg IV दिया जाता है, और इसके साथ 1 ग्राम ऑफ न्यू स्टिकमीन दी जाती है, या 5 mg पायरोडोस्टिकमीन दी जाती है। अगर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट रिवर्सल करना चाहें, ये न्योपायरोलेट के नाम से आता है ड्रग, जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन होता है। इसकी भी मैं आगे जाके वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ तो इस वजह से जो ड्रग्स उस सीक्वेंस के अंदर आएंगी मैं उन्हीं ड्रग्स पे वीडियो बनाऊंगा। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए 0.1 to 0.2 mg 3 times a day इसकी डोज होती है। ड्रोलिंग के अंदर इसकी जो डोज होती है वो 0.1 mg पर केजी पर ओरल आफ्टर एवरी 8 to 12 आवर्स, और हम पर डे के अंदर 8 mg से ज्यादा इसकी डोज नहीं दे सकते। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जब आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, आपने देखना इंजेक्शन के अंदर कोई आपको विजिबल पार्टिकल नजर ना आए। आपने इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रेट है वो 0.2 mg ओवर 1 to 2 मिनट्स रखनी है। इससे ज़्यादा इसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होनी, इससे ज़्यादा इसका एडमिनिस्ट्रेशन रेट नहीं होना चाहिए। और जब आपने आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो इसको विदाउट डिल्यूशन भी किया जा सकता है। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन को ये इसके लिए डाइल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और और अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्यूब रनिंग थ्रू आईवी इन्फ्यूजन और विद ऑफ कंपैटिबल सॉल्यूशन, यानी कि आप इसको आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू भी काट सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंपैटिबल सॉल्यूशन होने चाहिए जो कि ग्लाइकोपायरोलेट से कंपैटिबिलिटी रखते हैं। कंपैटिबिलिटीज की बात की जाए तो इसको हमें अल्कलाइन ड्रग्स के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे इसकी एसिडिटी जो उनसे है वो इफेक्ट होती है, और इसकी जो पीएच है वो 6 से अगर कम हो तो ये अनस्टेबल हो जाता है। 6 से अगर ज़्यादा हो तो ये अनस्टेबल हो जाता है। इनके 7, 8, 9 अगर अल्कलाइन के साथ इनको मिक्स किया जाए, और ये क्योंकि एक एसिडिक ड्रग है तो इसलिए इसकी पीएच 6 से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग टू ड्रग इनकम्पैटिबिलिटीज और ड्रग टू ड्रग कंपैटिबिलिटीज की। तो आईवी इनकम्पैटिबिलिटीज में इसकी मिथाइल प्रेडिसिलोन सोडियम सुक्सिनेट के साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी आईवी इनकम्पैटिबिलिटी है। उसके साथ उसके बाद क्लोरामफेनिकोल, डेक्सामेथासोन, सोडियम फॉस्फेट, डायज़ेपाम, और ये बाकी थायोपेंटोल, पेंटोबार्बिटोल, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ भी इसकी जो सिरिंज है वो सेम सिरिंज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटीज जिस ड्रग के साथ इसकी निकलती हैं, वाइट्रोपिन के साथ है, हाइड्रोक्सीजीन के साथ है, लिडोकैन के साथ है, मोरफिन के साथ है, मीपरिडीन के साथ है। काउंटर इंडिकेशन अगर आपको एलर्जी है ग्लाइकोपायरोलेट से या उससे मिलते जुलते किसी ड्रग से, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, और आपको ऐसी मेडिकल कंडीशन के अंदर इसको बिल्कुल यूज नहीं किया करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्लाइकोमा है या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, आपको जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन है, पैरालिटिक लिसिस है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि अगर आपको अनस्टेबल कार्डियोवैस्कुलर
स्टेटस इन एक्यूट हेमरेज है, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपको रिफ्लेक्स ओइसोफेगस है, हर्निया है, तो इन कंडीशंस के अंदर आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसको आपको पोटेशियम क्लोराइड के साथ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशंस की बात करें तो हेपेटिक इम्पेयरमेंट के पेशेंट में काफ़ी प्रिकॉशन से इसको यूज़ करना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है या उसको रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसकी डोज को भी मैनेज करके देना चाहिए। उसके बाद अगर हिरनिया है तब भी, उसके बाद अगर ये प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के सिम्टम्स को भी ये वर्सन कर सकता है, उसमें भी हमें गौर से इसको देख के चेक करके देना चाहिए। उसके बाद ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के अंदर और हाइपरथायराइडिज्म के साथ अंदर भी क्वेश्चंस के साथ इसको देना चाहिए। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसकी LD50 है 709 mg per kg इन रैट्स। टॉक्सिसिटी साइन है, साइड इफेक्ट इंक्लूड ड्राई माउथ, difficult urinating, headache, diarrhea, constipation. This medication also induce drowsiness and blurred vision. और इसका एंटीडोट है नियोस्टिकमीन मिथाइल सल्फेट, जो कि कैंटीकोलिनेस्टरेज है, और ये 0.25 टू 0.25 तक जो है mg इसकी डोज देते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है। लैक्टेशन, एक्सक्रीशन मिल्क इज अननोन, यूज विद कॉशन। हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि एक्सक्रीशन इन मिल्क होती है या नहीं, लेकिन इसको एहतियात से देना चाहिए। 197 ड्रग्स के साथ इसके इंटरेक्शन है। ग्लाइकोपायरोलेट के 4 मेजर इंटरेक्शन है, 173 मॉडरेट इंटरेक्शन है और 20 जो है वो माइनर इंटरेक्शन है। एट्रोपिन, आइबोब्रूफिन, नियोस्टिकमीन के साथ इसका इंटरेक्शन है। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्फोनिया, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी टेंशन, एंजियोएडिमा, पैराडॉक्सल ब्रोंकोस्पाज्म, एनहीड्रोसिस, ये तमाम इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ब्रांड नेम पायरोलेट, और ये इंजेक्शन की फॉर्म में आता है 0.2 mg पर ml, और ये 1 ml का एक इम्प्यूल होता है। आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करके आप अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, press like button and turn on notification to get more updates.